नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका इस बहुत विशेष कार्यक्रम में। विशेष इसलिए कि मुद्दे तो वही होते हैं, लेकिन उन पर पेश किए जाने वाला जो पर्सपेक्टिव होता है वो अलग हो जाता है। आज हम उसी पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। कई झूठ हैं जिनके ऊपर से पर्दा हटाने की जरूरत है, और आज हम एक ऐसे झूठ से पर्दा हटाने जा रहे हैं इस सरकार के। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आपको चौंका देंगे, लेकिन मैं जिस रूप में इन फैक्ट्स को, इन तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूं, उन पर गौर किए जाना जरूरी है। हम अक्सर बेरोजगारी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, कम नौकरियों की बात करते हैं, लोग मारे मारे फिरते हैं, पेपर लीक्स होते हैं। लेकिन आज जिस आईने के अंदर हम इस प्रॉब्लम को देखने की कोशिश करेंगे, वो आईना अलग है। अब यहां पर हम सिवाय इसके कि इसकी रिपोर्ट आई और इतने आंकड़े, इतने बेरोजगार, इतने परसेंट, नहीं, हम उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। छोटी मोटी बात होगी, लेकिन एक नया पर्सपेक्टिव लेके आएंगे। मोदी सरकार के दो रूप सामने आते हैं। एक रूप जो बजट में है, जहां पर वो आपके लिए एक स्कीम की घोषणा करते हैं कि हम बहुत सारे लोगों को इंटर्नशिप देंगे इंडस्ट्री के अंदर, और इस ढंग से हम जॉब क्रिएट करेंगे। आंखों में धूल झोंकने के अलावा कुछ नहीं है ये। जिस ढंग से बाकी मोदी सरकार की स्कीम्स आई कि हम सबसे बड़ा जो उद्योग खेती के बाद जो जॉब दे सकता था, पहले वो टेक्सटाइल हुआ करता था, और पिछले 10 साल से हमने यही सुना हर बजट में कि हिंदुस्तान को वापस में टेक्सटाइल और गारमेंट का किंग बनाना है। कभी कहते हैं कि हम 75 टेक्सटाइल पार्क खोलेंगे, कभी कहते हैं कि हम 75 नए तिरुपुर बना देंगे, कभी कहते हैं कि हम 5 ऐसे टेक्सटाइल पार्क खोलेंगे जो दुनिया में अद्वितीय होंगे। क्या हुआ? वो नहीं, वो सिर्फ पेपर पर लिखी हुई घोषणाएं हैं। फिर पिछली बार तो ये कह दिया गया 1 साल पहले कि हम हिंदुस्तान को बांग्लादेश बना देंगे, खासतौर से टेक्सटाइल और गारमेंट्स के अंदर। अब कहां बांग्लादेश, कहां हम? दुनिया की जो गारमेंट उद्योग है उसका 7% हिस्सा बांग्लादेश का है। उसका 7% जो एक्सपोर्ट होता है वो बांग्लादेश करता है। भारत सिर्फ 2% करता है। हम तो पड़ोसियों से भी नहीं सीखते हैं, और सिर्फ बांग्लादेश के अंदर ही लगभग 40 से 50 लाख लोग सिर्फ गारमेंट सेक्टर में डायरेक्टली काम करते हैं, और इनडायरेक्टली करीब 1.5 से 2 करोड़ लोग उसमें काम करते हैं, और उसमें से आधी से ज्यादा महिलाएं हैं। इसे कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट। लेकिन जब भारत का ये बजट आया तो उस बजट से एक दिन पहले एक इकोनॉमिक सर्वे आता है। वो इकोनॉमिक सर्वे उन्हीं लोगों ने, उन्हीं 15-20 बाबुओं ने बनाया जिन बाबुओं ने बजट बनाया। पता नहीं क्या दुश्मनी थी मोदी जी से कि उस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एक अलग पिक्चर है और बजट में एक अलग पिक्चर है। सच कहा जाए तो इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ ऐसे कड़वे सच बोल दिए जो मोदी सरकार के मंत्री कभी नहीं कहते। मुझे लगता है उन पर घास तो गिरेगी कि ये कड़वे सच कैसे बोल दिए। किसके कहने पर सरकार को ये कड़वे घूंट पिलाए जा रहे थे? किसके कहने पर ये सारे तथ्य बाहर निकाल कर रखे गए इकोनॉमिक सर्वे में, जो बजट में कभी नहीं आते हैं और जो मंत्रीगण या प्रधानमंत्री कभी नहीं कहते? वो स्वीकृतियां कैसे इकोनॉमिक सर्वे में आ गई? वो सच जो कभी बाहर नहीं आते, वो झूठ जो मोदी सरकार हर साल आपसे बोलती है, उस पर से पर्दा हटाने का वक्त तो आता है ना कभी तो आज आया है। तो एक और झूठ से, बड़े झूठ से पर्दा हटाते हैं, और हम बताएंगे कि भारत में रोजगार की हालत क्या है, हम कहां खड़े हैं। शुरुआत करते हैं इस पूरे कथन की नारायण मूर्ति के एक लेक्चर से जो पिछले हफ्ते आता है। क्या कहते हैं नारायण मूर्ति? नारायण मूर्ति कहते हैं कि
India cannot be the factory to the world. Thinking that it can be is audacious in many ways. मतलब बड़ा साफ है। एक भाषण में नारायण मूर्ति ने कहा, मोदी सरकार के खिलाफ कहा कि आप कहते हो कि हम दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, ग्लोबल हब बनेंगे, ग्लोबल मैन्युफैक्चरर बनेंगे, पर चाइना आपसे 6 गुना बड़ा है, आप सिर्फ उसका छठा हिस्सा है। चाइना दुनिया की हर चीज बनाता है, इट्स फैक्ट्री टू द वर्ल्ड। आप कुछ नहीं बनाते उसके मुकाबले। और भारत की कोई चीज दुनिया की शेल्फ पे मौजूद नहीं है। अगर आप कपड़े भी लेने जाओगे, आपको मेड इन बांग्लादेश मिलेंगे, मेड इन चाइना मिलेंगे। और दुनिया में किसी भी शोरूम में चले जाइए, मेड इन इंडिया नाम की कोई चीज आपको वहां प्राप्त नहीं होगी। उसी की ओर इनका संकेत था कि आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो अल्टीमेटली दुनिया की शेल्फ पर मौजूद है। कोई भी तो नहीं, ना सॉफ्टवेयर में, ना हार्डवेयर में, ना कपड़ों में, ना किसी और चीज में। अब जो हमारा सारा का सारा सिस्टम है वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है ही नहीं। शायद उनका इशारा नारायण मूर्ति का इस ओर था कि हम चीन के बराबर आके फैक्ट्री टू द वर्ल्ड बनना चाहते हैं। ये बड़ा एक साहसी एक स्टेटमेंट है भारत सरकार की ओर से, कि साहसी इन द सेंस कि दुस्साहस कर रहे हैं कि हम चीन के बराबर आ गए हैं। इन एक्चुअलिटी आप तो कहीं भी नहीं खड़े हैं। दरअसल जो भारत का टोटल जीडीपी है, टोटल इकोनॉमी जो है, टोटल अर्थव्यवस्था जो है, वो $3.5 ट्रिलियन की है। चीन का तो एक्सपोर्ट ही $3.5 ट्रिलियन का है। कमाल है ना। $20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है वो। और हम रोज उसका फातिया पढ़ते हैं कि भाई चीन तो डूब गया, चीन खत्म हो गया। उसी और नारायण मूर्ति ने कहा, नारायण मूर्ति ने मोदी के खिलाफ बोला तो भाई मोदी सरकार ने 32,400 करोड़ का एक नोटिस थमा दिया कि तुमने जीएसटी की चोरी की इन्फोसिस को। इस ढंग से मोदी सरकार बदले लेती है कि कोई मेरे खिलाफ बोले नहीं। अगर मैंने कह दिया कि मैं विश्व गुरु हूं तो मानो कि मैं विश्व गुरु हूं। आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरे अंदर से पर्दे हटा के सच्चाई दुनिया को बाहर दिखाओ, क्योंकि मैंने एक माया जाल बुना है, आप उस माया जाल को नहीं तोड़ सकते। नारायण मूर्ति ने उस माया जाल को तोड़ने की कोशिश की और मार खा गए, पर 32,400 करोड़ का नोटिस आ गया। अब हंगामे हो गए तो सरकार कहती नहीं, देखते हैं इसका तो बुरा असर पड़ रहा है, बाकी दुनिया में बुरा असर जाएगा कि हम जिस ढंग से अपनी इंडस्ट्री से बिहेव कर रहे हैं। लेकिन लूट खसोट, टैक्स टेररिज्म, टैक्स का आतंकवाद तो कॉमन चीजें हैं। और इसको मोहनदास पै जो मोदी भक्त है, इन्फोसिस के वन ऑफ द फाउंडर है, उन्होंने कह दिया कि तो टैक्स का आतंकवाद है मोदी सरकार का। बहुत चुभन होती है ना। चलते हैं आगे। आते भारत में 140 करोड़ की जनता में हमारी वर्क फोर्स कितनी है? 90 करोड़। 50 करोड़ लोग काम नहीं करते, या तो वो बच्चे हैं 15 साल से कम है, या फिर 60-65 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स हैं, तो वो लोग काम नहीं करते। सारी जनता तो काम नहीं करती ना। हमारी वर्क फोर्स लगभग 90 करोड़ की है। इसमें 45 करोड़ पुरुष हैं और 45 करोड़ महिलाएं हैं, ये मोटा मोटा। अब इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? अब यहीं पे मोदी सरकार को झटके लगते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि 15-20 बाबू जिन्होंने बजट बनाया, उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे भी बनाया, और वो नागेश्वरन साहब जो नागेश्वर हैं, जो बेसिकली इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने ये बनवाया और उसके अंदर कुछ कड़वे सच उगेल दिए। क्या हुआ क्या अल्टीमेटली? इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि भारत में सिर्फ 90 करोड़ लोगों में से सिर्फ 56 करोड़ लोग काम करते हैं, बाकी काम नहीं करते। यानी कि 34 करोड़ लोग काम नहीं करते हैं। ऑलमोस्ट समझो तो 40% लोग काम नहीं करते इंडिया में। हमारे पास जो बहुत सारे सर्वेज हैं वो ये बताते हैं कि भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोग काम ही नहीं करते हैं। पुरुषों में 45 करोड़ में से दरअसल 45 करोड़ में से सिर्फ 80% काम करते हैं, 36 करोड़ काम करते हैं। बाकी जो 9 करोड़ है वो काम नहीं करते, इसमें से बिल्कुल भी काम नहीं करते। और महिलाओं में अधिक से अधिक जो कहा जाए 14 करोड़, बस मेरे हिसाब से 50 करोड़ से ऊपर नहीं है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने थोड़ा सा बढ़ा दिया, 56 करोड़ कर दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
लेकिन ये बता दिया कि भाई भारत के अंदर 36-37 करोड़ लोग जो है 90 करोड़ में बिल्कुल भी काम नहीं करते, हमारे हिसाब से 40 करोड़ काम नहीं करते हैं, बहुत नजदीक है उस अनुमान के। अब ये कहते हैं कि इस 56 करोड़ में से 45% जो आबादी है वो खेती में काम करती है, या तो खेती करती है, खेती हर मजदूर है, खेतों में काम करते हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। इंडस्ट्री में 11% करीब 6 करोड़ लोग काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में 13% करीब करीब 7 करोड़ लोग काम करते हैं, सर्विसेज में यानी कि जैसे जो नौकरियां करते हैं 28% यानी कि 16 करोड़ काम करते हैं, और मिसलेनियस में 3%। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे एक और हार्ड रियलिटी कहता है कि इन 56 करोड़ लोगों में से 20% लोग, 20% सिर्फ 20%, 1/5 करीब करीब 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको परमानेंट वेज मिलते हैं भारत में, जिनको तनख्वाह मिलती है ढंग से, बाकी सब टेम्परेरी है। आप कहोगे वो कैसे? ये सच है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि सिर्फ 11 करोड़ लोगों की नौकरी परमानेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, रेलवे की हो, डिफेंस की हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की हो, या बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर हो। सिर्फ 11 करोड़ लोगों की परमानेंट नौकरी है यहां पे, यानी कि 80% लोगों की नौकरी टेम्परेरी है, आज है और कल नहीं। ये कौन कह रहा है? इकोनॉमिक सर्वे। यानी कि नौकरी है ही नहीं। इसका मतलब यह है कि 80% जो वर्कर्स हैं भारत में, उनके पास टेम्परेरी जॉब्स हैं। ये बात बिल्कुल सच है, और इस बात का खुलासा कौन करता है? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने कहा ना, ये अपनी मोदी सरकार की वाट लगाने में लगा हुआ है। पता नहीं कौन सी भड़ास निकाली होगी इन 15-20 बाबुओं ने कि आज सच उगल ही दो पूरा का पूरा। खैर, अगले पन्ने पर चलते हैं। एक बात हमें समझनी चाहिए कि इकोनॉमी के 4 इंजन होते हैं, अर्थव्यवस्था के 4 इंजन होते हैं। एक जो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, मैं पहले मोटा मोटा आपको समझा देता हूं। हर किस्म का निर्माण जो सरकार या कोई भी व्यक्ति अंडरटेक करता है, निर्माण सड़कों का हो सकता है, हाईवेज का हो सकता है, एक्सप्रेस हाईवे का हो सकता है, टनल सुरंगों का हो सकता है, पुलों का हो सकता है, हॉस्पिटल्स का हो सकता है, स्कूलों का हो सकता है, या किसी और किस्म का निर्माण जो भी अंडरटेक है, रेलवे भी है उसके अंदर, तो या कोई और इंस्टॉलेशन जो बनाई जा रही हैं, बंदरगाह बनाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, जहां निर्माण हो रहा है सरकार की ओर से, उसे गवर्नमेंट कैपेक्स कहते हैं। कैपेक्स एक शॉर्ट वर्ड है, इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो जो निर्माण कार्य में जा रहा है। तो इकोनॉमी की जो हमारी अर्थव्यवस्था के 4 इंजन है, उसमें एक जो सरकार कितना खर्चा करती है निर्माण पे, दूसरा प्राइवेट कैपेक्स यानी कि प्राइवेट सेक्टर कितना खर्चा करती है निर्माण पे। प्राइवेट सेक्टर अंदर क्या आएगा? फैक्ट्री आएंगी, अधिकतर जो आती है फैक्ट्री आती है, उसमें चीजें बनती हैं। इसके अलावा प्राइवेट कंजप्शन तीसरा इंजन जो होता है, यानी कि आप और मैं, क्या हमारी जेब में पैसे हैं खर्चा करने के लिए? तो हमारा प्राइवेट कंजप्शन जो होता है, जो जीएसटी का 58% वो बढ़ता ही नहीं है। हम ना जाने कितने सालों से 56-57-58 में झूल रहे हैं। सरकार चाहती है कि 65-70% तक ही आ जाए, लेकिन ये आता ही नहीं है। खेती मुश्किल से 15-16% देती है, जीडीपी का हिस्सा है, लेकिन 45% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। कमाल की चीज है ना। सबसे बड़ा हिस्सा ऑलमोस्ट कहा जाए तो आपका 15% मैन्युफैक्चरिंग और 15% खेती छोड़ दिए, 70% सर्विसेज का, सेवाओं का हिस्सा है। लेकिन वो 70% सेवाएं जो हैं, जो सर्विसेज का हिस्सा है, वो सिर्फ 28% लोगों को नौकरी देता है। कमाल है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि चौथा इंजन एक्सपोर्ट्स का है इकोनॉमी का, वो तो ऑलमोस्ट 10 सालों से स्टैग्नेंट पड़ा है, और कुल मिलाकर 30% की ग्रोथ हुई है। $325 बिलियन से बढ़ के $425 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। तो ये मोदी सरकार की कमाई है। अब एक ही गवर्नमेंट का इंजन जो है काम कर रहा है कि हर साल पिछले 4-5 साल से 10-10 लाख करोड़ झोंक रहा है, सड़कें, टनल्स, ये वो सब बना रहा है, हाईवेज वगैरह बना रहा है, पुल बना रहा है। लेकिन अब इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि सरकार जो खर्चा कर रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, उसमें कहीं भी कोई परमानेंट जॉब नहीं है। ये कौन कह रहा है? सरकार कह रही है। सरकार का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि सरकार जो 10 लाख करोड़ हर साल कंस्ट्रक्शन में झोंक रही है, वो एक भी परमानेंट जॉब पैदा नहीं करता। इसका मतलब सड़क बनानी हो, मजदूर आते हैं ठेके पे, बनाते हैं, चले जाते हैं, काम खत्म, किसी को नौकरी नहीं है उसमें। पुल बनाया, आया, पुल बनाया, चले गए, काम खत्म। रेलवे लाइन बनानी है, मजदूर आए, काम किया, या इंजीनियर आए, काम किया, चले गए। ये जॉब ही नहीं क्रिएट करता है।
ये सरकार कहती है कि देखो हम 10-10 लाख करोड़ हर साल खर्च कर रहे हैं, खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है, लेकिन जॉब तो क्रिएट करते नहीं। सरकार कहती है करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं नहीं करते, ये सिर्फ टेम्पररी जॉब क्रिएट करते हैं। अब टेम्पररी जॉब से तो गुजारा चलता नहीं ना। अब प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर तो काम ही नहीं कर रहे हैं, वो तो नॉन फंक्शनल है। सुनने में आया कि पीछे एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर सेक्रेटरीज वगैरह सारे बैठे थे, बिजनेसमैन भी सारे बैठे थे। तो सरकारी अधिकारी उनसे कहते भैया फैक्ट्री क्यों नहीं लगा रहे हो? वो कहते हैं सर फैक्ट्री क्या लगाएं, डिमांड ही नहीं है, आप डिमांड तो पैदा करो पहले। कहता मतलब? कहता है मेरी सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे 100 बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, मैं रोज 100 बिस्किट बनाता हूं, बिकते 80 हैं। आप मुझसे कह रहे हो कि मैं 50 बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री और लगा लूं, 150 पैकेट बनाऊंगा बिस्किट के, बिकते 70 है, तो मैं क्यों बनाऊंगा? डिमांड ही नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी और मेरी जेब में पैसे नहीं है। पब्लिक की जेब में गवर्नमेंट बजट में कुछ पैसे छोड़ेगी, तभी तो हमारे अंदर कुछ कुशन आएगा, हमारे पास एक्स्ट्रा मनी आएगा और हम कुछ खरीदेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर क्या कहता है कि हमारे पास तो पैसे, हम तो फैक्ट्री लगाने को तैयार है सर, पैसे हैं हमारे पास, हमने बहुत पैसा कमाया है, लेकिन डिमांड ही नहीं है, हम बना के करें क्या, कोई खरीदने वाले नहीं है। वहां पर सारे सेक्रेटरी और सरकार चुप हो जाती, हाँ भाई डिमांड तो है नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी चीजें हो के अगर गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर जॉब पैदा नहीं करता, सिर्फ टेम्पररी जॉब पैदा करता है, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है नहीं, एक्सपोर्ट्स स्टैग्नेंट है, प्राइवेट कंजप्शन स्टैग्नेंट है, तो जॉब कहां से आएंगे? अब सरकार कहती है कि हम इंटर्नशिप देंगे, उस पर भी आता हूं, लेकिन वो इंटर्नशिप आंखों का धोखा है। 5,000 रुपए के अंदर कोई किसी को नौकरी क्यों देगा? और फिर 5,000 के अगर एक साल लगा भी दिया इंटर्नशिप पे, तो उसको वापस भर्ती क्यों करेगा? वो कहेगा यार डिमांड तो है नहीं मार्केट में, मैं फैक्ट्री खोलूं क्यों, मुझे चाहिए नहीं आदमी, मुझे तो कम करने की बात करो। अब भारत के अंदर देखा गया कि अधिकतर जो वर्कर्स हैं, 80% से ज्यादा जो वर्कर्स हैं, बल्कि उसमें जो लोअर क्लास जो वेजेस वाले भी जो लोग हैं, जिनको वेज पक्का वेज मिलता है, वो भी 20,000 रुपए महीना कमाते हैं। और मैंने इनकम टैक्स के जो कई आंकड़े आपको बताए भी हैं कि भारत के अंदर लगभग 115 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 20,000 रुपए से कम है। वो 20 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 8 भी है, 7 भी, 6 भी है महीने की, 5,000 भी है। और वो कहते हैं कि 20,000 रुपए महीना ये कमाते हैं, ये परिवार की इनकम है, अकेले आदमी की नहीं है ये। तो कहते हैं उसमें एक बीमारी आ जाए और एक हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, या कोई एक शादी वादी हो जाए, या कोई और खर्चा बड़ा आ जाए परिवार के अंदर, तो वो कर्जा लेना पड़ता है। और ये कर्जा उन्हें जिंदगी में 10 साल पीछे ले जाता है, 10 साल पीछे ले जाता है, लाइफ मिजरेबल हो जाती है। क्योंकि कुशन नाम की कोई चीज नहीं है। 20,000 के अंदर वो क्या करेगा अल्टीमेटली आदमी? आपके पिछले 3 सालों में गोल्ड के लोन्स क्यों अप हुए? गोल्ड गिरवी रख के जो लोन लिए जा रहे हैं, उनकी मात्रा इतनी क्यों बढ़ी कि अब आरबीआई को चिंता होती है भाई? इसका मतलब लोगों के पास पैसे नहीं है, बिल्कुल भी पैसे नहीं है। गवर्नमेंट कहती है अब बड़ी क्लियरली, बजट में क्या कहती है कि जॉब देना मेरा जॉब नहीं है, आपको नौकरी देना मेरा जॉब नहीं है। आप एक काम करो, एंटरप्रेन्योर बन जाओ और खुद के लिए भी जॉब क्रिएट करो, धंधा पैदा करो और दूसरे को दो, हम आपको मुद्रा लोन दे देंगे। अब साहब मुद्रा लोन जो अधिकतर दिए जाते हैं वो 50,000 रुपए का होता है। हालांकि वो कहने को कुछ लोग हैं जो 2.5 लाख भी देते हैं, 5 लाख भी देते हैं, लेकिन वो इक्के दुक्के को मिलता है। मोस्टली 50,000 शिशु लोन कहा जाता है उसको। सरकार क्लेम करती है कि मैंने 20 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया, तो वो 20 करोड़ लोग जो है अपने पैर पे खड़े हो गए। इन मूर्खों से कोई ये पूछे कि भैया 50,000 के अंदर तो एक ठेला भी नहीं आता, और ये जितने भी लोग हैं अनस्किल्ड लोग हैं, सब्जी बेचने वाले हैं या फ्रूट बेचने वाले हैं, सड़क पे 100 किस्म की चीजें बेचने वाले लोग हैं, ठेले पे बेचने वाले लोग हैं, बिना पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं है। तो भैया 50,000 में तुमको ठेला नहीं आता, वो 50,000 में क्या कर लेंगे वो? या सड़क पे चाय बना के बेच रहा है, पाव भाजी बना के बेच रहा है, वड़ा पाव बेच रहा है, कोई छोले भटूरे बेच रहा है, या कोई छोले कुलचे बेच रहा है, गुजारा कर रहा है ना अपना कैसे भी करके। यहीं पे सवाल उठते हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं। और वो सवाल ये है कि भाई साहब ये शिशु लोन से क्या जॉब पैदा हुए? आंसर इज नो। इकोनॉमिक सर्वे कहता है नहीं, मुद्रा लोन से जॉब्स नहीं पैदा होते। ये बिल्कुल ही बिल्कुल धारणा बना ली कि मुद्रा लोन एंटरप्रेन्योर्स पैदा करेंगे, बिजनेसमैन पैदा करेंगे 50,000 रुपए के अंदर। मूर्खता है। अब इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? पहला क्वेश्चन,
परमानेंट जॉब्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, परमानेंट जॉब्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सिर्फ बड़ी कंपनियां या बड़ी फैक्ट्रीज हैं वही जॉब दे सकती हैं। ये बात तो उन्होंने मान ली। वो कहते हैं कि बड़ी फैक्ट्रियां और कंपनी जिसमें सिर्फ 11 करोड़ लोग इंडिया में परमानेंट है, 56 करोड़ की वर्कफोर्स में से, बाकी जो टोटल मिला के अप्रोक्सीमेटली जो 45 करोड़ लोग और बचते हैं, 11 करोड़ निकाल दो 56 में से, वो 45 करोड़ लोग टेम्पररी काम करते हैं, डे टू डे काम करते हैं, सुबह कमाते हैं और दोपहर का खाना बनाते हैं, दोपहर को कमाते हैं तो रात का चूल्हा जलाते हैं। ये वो लोग हैं, 45 करोड़ लोग। और इसलिए इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि एवरीथिंग एल्स इज टेम्पररी विद अनसर्टेनिटीज। ये अपनी जिंदगी बड़ी दुश्वारियों के साथ गुजारते हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि वो अगले दिन का बच्चों के लिए खाने का अरेंजमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और यह भी इकोनॉमिक सर्वे ने कह दिया कि मुद्रा लोन और जो स्मॉल स्मॉल जॉब्स हैं टेम्पररी, वो एक कंप्लीट जो जॉब होता है, जो वेज होता है, ये उसका अल्टरनेटिव नहीं है। पहली बार सरकार मानती है कि जो टेम्पररी जॉब्स हैं वो परमानेंट जॉब का अल्टरनेटिव नहीं है, वो उसकी जगह नहीं ले सकता है। ये इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार का कहता है। तभी तो मैंने कहा कि आज मोदी सरकार के एक और झूठ से पर्दा हटा दे कि जो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है वो बिल्कुल अपोजिट है जो बजट में आ रहा है। पता नहीं कैसे हिम्मत आई इनकी। यही इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि भारत में करीब करीब 2 लाख फैक्ट्रियां हैं एमएसएमई के अंदर, और ये सिर्फ 1 करोड़ 35 लाख लोगों को जॉब देते हैं, सिर्फ 1 करोड़ 35 लाख लोगों को जॉब देते हैं कुल मिला के। और एनुअली इन जॉब में कितनी बढ़ोतरी होती है? सिर्फ 3.6%। 3.6%। सरकार ने यह भी माना, इसी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मोदी सरकार ने माना कि 2022 के बाद, कोरोना के बाद 50,000 एमएसएमई यूनिट क्लोज हो गए, परमानेंटली वापस नहीं आए। अब टोटल 2 लाख थे, समझो 2.5 लाख थे, 50,000 बंद हो गए, अब 2 लाख रह गए हैं। क्या किसी ने फिक्र ली कि भाई साहब ये 50,000 यूनिट क्यों बंद हो गए हैं? जो बड़े फैक्ट्रियां हैं, बड़े कंपनियां हैं, वो एनुअल उनका जो ग्रोथ रेट है जॉब्स देने का 4% का है। अब सवाल उठता है कि हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट 7 से 8% है, लेकिन कंपनियों का जॉब देने का ग्रोथ 3 से 4%। ये प्रॉफिट किसकी पॉकेट में जा रहा है? कंपनियों की। आपने सुना होगा कि कोरोना काल के अंदर जब आप और मैं 2 वक्त की रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, इन धन्ना सेठों की, अडानी अंबानी की आय 70 करोड़ से लेके 100 करोड़ प्रति घंटा बढ़ रही थी, और भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी। इतनी दौलत बढ़ी है, इतनी दौलत बढ़ी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये कौन बोल रहा है? इकोनॉमिक सर्वे। इसका मतलब कोरोना में जो जॉब्स लॉस्ट हो गए थे, शहरों से छोड़ के गांव में गए थे, वो वापस ही नहीं आ पाए, थोड़े बहुत ही वापस आए। कंपनियों ने तो कह दिया भैया निकल गए तो निकल गए, हमें जरूरत नहीं तुम्हारी, हम तो कुछ और कर लेंगे। सरकार ने मान लिया कि भैया 11 करोड़ जॉब्स हैं टोटल मिला के, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के। अब क्या प्राइवेट सेक्टर जॉब दे रहा है? क्या नहीं। क्या सरकार जॉब दे रही है? नहीं। सरकार के अंदर इस समय करोड़ों वैकेंसी खाली पड़ी है, रेलवे में, डिफेंस में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, टीचर्स में 1 करोड़ से ज्यादा वैकेंसी खाली है, लेकिन उनको नहीं भरना है। प्रोफेसर्स की नौकरियां खाली हैं, पुलिस के अंदर नौकरियां खाली हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है सरकार के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट हो या केंद्र सरकार हो, जहां पे नौकरियां खाली ना पड़ी हो। रेलवे हो गई, लेकिन नहीं करते, भर्ती नहीं करना उनको। पेपर लीक करवा देंगे, जानबूझ के लीक करवाए जाते हैं ताकि नौकरी ना देने पड़े। प्राइवेट सेक्टर नौकरी देता नहीं, गवर्नमेंट नौकरी देती नहीं। इसका मतलब है कि मैन पावर नहीं चाहिए किसी को, मैन पावर रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट बढ़ते चले जा रहे हैं। इनके प्रॉफिट बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आपको एक और फिगर देता हूं जो इकोनॉमिक सर्वे से ही आता है। वो कहता है कि प्राइवेट सेक्टर ने टोटल मिला के जो इन्वेस्टमेंट किया है एट द रेट ऑफ 30 to 35% किया पिछले कुछ सालों में, लेकिन रियल एस्टेट के अंदर 125% का इन्वेस्टमेंट किया। यानी कि मकान बनाने में आ गए हैं प्राइवेट सेक्टर वाले, मकान बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं। बिल्डिंग में पैसा मिलता है ना। बिल्डिंग में एक और फायदा होता है। क्या फायदा होता है अब मैं आपको बताता हूं। बिल्डिंग बनाने में एक फायदा यह होता है कि ये प्राइवेट सेक्टर वालों को नौकरी नहीं देनी पड़ती। फैक्ट्री खोलेंगे तो नौकरी देनी पड़ेगी, मकान बनाएंगे तो नौकरी नहीं देनी पड़ती, क्योंकि मजदूर आएंगे, इंजीनियर्स आएंगे, आर्किटेक्ट आएंगे, मकान बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, चले जाएंगे। टेम्परेरी है, टेम्परेरी जॉब है। इसका मतलब कि प्राइवेट सेक्टर को लगा कि फैक्ट्रियां क्यों खोली जाए,
रियल एस्टेट का धंधा किया जाए ना, दुनिया करती है, वहीं से पैसा कमाया जाए, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट तो होगा, अथाह प्रॉफिट होगा, लेकिन जॉब ले देंगे हम तो भैया जॉब कहां से आएंगे फिर? आपको जॉब कहां से मिलेगा? एक ऐसा माया जाल बनाया जा रहा है भारत में, जहां पर सरकार कहती है मैं आपको नौकरी नहीं दूंगी, प्राइवेट सेक्टर कहता है मैं आपको नौकरी नहीं दूंगा, और जो दूंगा टेम्पररी दूंगा। तो भाई ये 140 करोड़ जाएंगे कहां? ये 90 करोड़ करें क्या? जो वर्कफोर्स के लोग हैं क्या करें? डूब के मर जाए? हिंद महासागर में जाए छलांग मार दें क्या? अब एक और बड़े फैक्ट पे आता हूं, ये भी इकोनॉमिक सर्वे से है। ये कहता है भारत में 33,000 बड़ी कंपनियां, गौर कीजिएगा, इस फिगर पे गौर कीजिएगा, 33,000 बड़ी कंपनियां। कोविड के बाद इन कंपनियों के प्रॉफिट में 4 गुना वृद्धि होती है, और इनका प्रॉफिट 5 लाख करोड़ जो एनुअल प्रॉफिट था बढ़कर 20 लाख करोड़ हो जाता है। किसका भैया इनकम 4 गुना बढ़ जाती है 4 साल में? बताओ तो सही मेरे को। यानी कि अगर आपको 10,000 मिलते थे तो क्या 4 साल में आपकी इनकम 40,000 हो गई क्या? जिसकी 1 लाख थी उसकी बढ़ के क्या 4 लाख हो गई क्या? लेकिन इनके प्रॉफिट 5 लाख करोड़ से बढ़कर 20 लाख करोड़ हो गए। भाई निफ्टी का प्रॉफिट भी सिर्फ 30% बढ़ा है। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का जो प्रॉफिट है, इसका मतलब जो जीडीपी ग्रोथ है हमारी, अगर उसमें इंटरेस्ट को भी मिला लो, 8% जीडीपी प्लस उसमें एक क्या कहते हैं कि इन्फ्लेशन, महंगाई को मिला लो, तो भी ये 3 टाइम है। यानी कि जीडीपी ग्रोथ का जो नॉमिनल ग्रोथ होती है इन्फ्लेशन मिला के, उससे भी 3 गुना ज्यादा इन लोगों ने प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन जॉब नहीं दिए साहब, जॉब कट गए। बल्कि हर वो कंपनी में, ऑटोमोबाइल के अंदर जहां पर पहले एक फैक्ट्री में कारें, स्कूटर, मोटरसाइकिल बनती थी, सपोज 1,000 आदमी काम करते थे, आज वहां 100 आदमी काम करते हैं, सिर्फ 100। इतना ज्यादा ऑटोमेशन है वहां पर। उनको बंदे चाहिए ही नहीं भाई, उनको रोबोटिक से काम करना है सारा का सारा। ये 33,000 कंपनियों का सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार का है, जो बजट से एक दिन पहले आता है ना? है कमाल की चीज। यानी कि इंटेंट नहीं है, और सरकार कहती है भाई क्या फर्क पड़ता है, जो लोगों का मरना है मरो, करना है कर। कॉर्पोरेट टैक्स कुछ साल पहले कट कर दिया गया, हर महीने मोटा मोटा 1.5 लाख करोड़ का कंसेशन दे दिया गया। आपको और मुझे नहीं दिया गया। तुम और मैं, आप और मैं कौन है? आम आदमी है। हमें कंसेशन नहीं दिया गया, उनको दे दिया गया। 1,45 करोड़ हर साल, और 8.8 लाख करोड़ का प्रॉफिट पिछले 5 साल में दे दिया गया साहब। इतना प्रॉफिट देने के बाद, इतना बेनिफिट देने के बाद, 8.8 लाख करोड़ का बेनिफिट देने के बाद उन्होंने कोई जॉब क्रिएट नहीं किया इंडिया में, कोई रिसर्च फैसिलिटी नहीं पैदा की। एकमात्र उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर का था प्रॉफिट कमाना, न कि जॉब देना। हैरानी होती है, हमें लगा था कि इस बजट में शायद, क्योंकि उन्होंने जॉब नहीं दी है, कुछ भी नहीं किया, तो कम से कम सरकार उसका टैक्स बढ़ा देगी। जो 35 से घटा के 22 किया था, हमारा तो 30 का 30 ही रह गया। हमारा ही 35 एक्चुअली टैक्स मिला के, सारा सेस मिला के हमारा कम नहीं किया, या अडानी अंबानी का टैक्स कम कर दिया। हमने सोचा शायद टैक्स बढ़ाएंगे, लेकिन मोदी तो अडानी अंबानी के सच्चे वफादार हैं, उनके लिए तो जान दे देंगे, कुर्बानी दे देंगे, भारत देश को कुर्बान कर देंगे, लेकिन आपके लिए नहीं करेंगे, आपको मार देंगे, क्योंकि आप आम आदमी हो। बैंकों में पिछले कुछ सालों में हाई प्रॉफिट्स, पर बैंकों में जॉब खत्म हो गई। एक डेटा आता है अभी कुछ दिन पहले, आरबीआई का डेटा है कि बैंकों में पहले 25% ऑफिसर होते थे, 75% वर्कर्स होते थे, क्लरिकल स्टाफ, असिस्टेंट्स, उस टाइप का। अब वो कहते हैं कि 75% ऑफिसर हो गए हैं, और सिर्फ 25% ही उसके अंदर अब वर्किंग स्टाफ बचा है। आप यकीन मानिए, पहले आप जाओगे कभी आज से 7-8 साल पहले, तो आप पाओगे बैंक के अंदर एक ब्रांच में 10-15 आदमी काम करते थे, अब 4 आदमी काम करते हैं। तो बैंकों ने जॉब दे नहीं है। बैंकों की ब्रांचेस बहुत कम आ रही हैं आज की डेट में, बैंक नई ब्रांचेस खुलती नहीं है, गांव में खोलते नहीं, क्योंकि फायदा नहीं है, तो क्यों खोलेंगे। लेकिन बैंकों के प्रॉफिट अप हो गए, क्योंकि मैन पावर का कॉस्ट कम हो गया। आप 10 आदमी की तनख्वाह देनी थी, अब आप 4 आदमी की तनख्वाह देते हो, तो पैसा तो बच गया ना आपका, वही प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हो के भी आप जॉब नहीं दे रहे हो, जॉब कट कर रहे हो। तो प्राइवेट कंपनी कहती है अरे हम तो आपको डोनेशन देते हैं, तो गवर्नमेंट कहती है भाई डोनेशन देना ठीक है, लेकिन जॉब भी तो क्रिएट करो। कहता डिमांड क्रिएट करो आप पहले, डिमांड है नहीं तो आप क्या करोगे उसके अंदर। अब यही बात जो मैंने कही
जब डिमांड नहीं होगी तो फैक्ट्री नहीं लगेंगी, फैक्ट्री नहीं लगेगी तो साहब आपके जॉब क्रिएट नहीं होंगे, जॉब नहीं क्रिएट होंगे तो बेरोजगारी होगी। डिमांड ही नहीं है, क्या करोगे? डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी और मेरी पॉकेट में पैसा नहीं है। सरकार सब पैसा हमसे लूट खसोट के छीन के ले जाती है। जब पैसे नहीं बचेंगे हम खर्चेंगे कहां से साहब? और लोन इसलिए क्रेडिट कार्ड के और गोल्ड के लोन बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हम गुजारे नहीं कर पाते, तो डिमांड ही नहीं आएगी। अब सरकार कहती है कि सिर्फ 15-16% एग्रीकल्चर का हिस्सा है हमारी पूरी इकोनॉमी में, लेकिन वो 45% लोगों को, 25-26 करोड़ लोगों को रोजगार देती है। हमें वहां से लोगों को निकालना पड़ेगा, हमें फैक्ट्रियों के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में लोगों को लाना पड़ेगा। यहां पर इकोनॉमिक सर्वे 180 डिग्री की बंदर की गुलाटी मारता है, 180 डिग्री की बंदर की गुलाटी मारता है। सरकार को एक बात समझ में आ गई कि भाई ये जो फैक्ट्री वाले लोग हैं ना, सारे जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं, उद्योगों वाले लोग हैं, ये नौकरी नहीं देंगे। हमने सब कुछ कर लिया इनके लिए, हमको कम रेट पे, उनको इंटरेस्ट पे, ब्याज पे लोन दे दिए, हमने उनके टैक्स कम कर दिए, 35 से घटाकर 22% कर दिए, तो भी इन्होंने जॉब नहीं दिए। तो भैया एक काम करते हैं, अब इससे कोई उम्मीद नहीं रह गई है, यानी कि जितना मर्जी इनके लिए कर लो, ये जॉब नहीं देंगे। अब पहले कहते थे कि एग्रीकल्चर में जो हमारे 25 करोड़ लोग काम करते हैं, 26 करोड़ लोग काम करते हैं, 45% इसको घटा के 25% कर रहा है। यहां पर जो बंदर ने गुलाटी मारी है मोदी सरकार के, वो मुझे भी हैरान कर गई। इससे पता लगता है कि सरकार कितनी कंफ्यूज हो गई है और सरेंडर कर दिया। अडानी अंबानी के सामने सरेंडर कर दिया कि भैया तुम नौकरी तो दोगे नहीं और हम तुमसे कह नहीं सकते कि तुम नौकरी दे दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम वापस चलते हैं एग्रीकल्चर की ओर, और एक नया शगुफा छोड़ दिया। वो ये कह दिया कि एग्रीकल्चर नाउ इज टू बी द न्यू ग्रोथ इंजन ऑफ द गवर्नमेंट, न्यू ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया भैया, 15% का उसका आउटपुट है एग्रीकल्चर का, 45% लोगों को रोजगार देता है, और जो आपका सर्विसेज है जिसका शेयर 70% है इकोनॉमी के अंदर, वो सिर्फ 28% लोगों को रोजगार देता है। कमाल है ना, कमाल है। तो 45 में 28 जोड़ दोगे तो 73 तो यही होते हैं, और करीब करीब 27% रोजगार जो होता है आपका इंडस्ट्री में और कंस्ट्रक्शन में आता है। उसका हिस्सा क्या है? 15%। तो खेती में तो पता लग रहा है सबसे कम शेयर है 15% का जीडीपी में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा दे रहा है, तभी तो मनरेगा वहां पे, तभी तो गरीबी है। अब सरकार कहती है कि भाई अब तो कुछ हो बची नहीं है, ये सर्विस वाले भी कुछ नहीं करेंगे, जो नौकरियां कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां लेके बैठी हैं आईटी वाईटी की, इनके भी जॉब कम हो रहे हैं। इंटेल ने अपने 20,000 लोग कल निकाल दिए इसी हफ्ते में। बाकी टीसीएस ने, इन्फोसिस ने, उन्होंने भी जॉब निकाल दिए, इस बार कम कर दिए, विप्रो ने भी कम कर दिए। नौकरी है नहीं आईटी सेक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियां खा रहा है। ये बात इकोनॉमिक सर्वे ने भी कह दी। इकोनॉमिक सर्वे ने मान लिया भैया अब कहीं से कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, हिंदुस्तान में हम कुछ नहीं कर सकते, हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया मोदी सरकार ने। फिर कहते हैं एग्रीकल्चर न्यू ग्रोथ इंजन, कि एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाएंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, उनको फास्ट फूड लेके आएंगे, फलाना लाएंगे, वो लाएंगे। हर किस्म की वाहियात बात। मुझे नहीं समझ में आता कि इतनी कंफ्यूज गवर्नमेंट कहां से आती है। एग्रीकल्चर कैसे ग्रोथ इंजन हो सकता है जो 45% को ऑलरेडी लोगों को नौकरी दे रहा है, बेचारों को वेजेस दे रहा है, वहां से लोगों को बाहर निकालने की पहले बात करते हैं, अब कहते हैं और लोग उसमें चले जाएं। इसका मतलब सरकार ने हार मान ली है। इसी इकोनॉमिक सर्वे में एक और सच है, उससे पर्दा हटाना जरूरी है, और वो ये था, उसके ऊपर अलग से एपिसोड भी आए हैं, कि भैया हमें चीन की तरह बनना है, ग्लोबल हब बनना है, ग्लोबल मैन्युफैक्चर बनना है। वो फिर वापस पहली स्लाइड पे आ जाता हूं नारायण मूर्ति की, कि भैया हिंदुस्तान जो है चाइना नहीं बन सकता, आप जितना मर्जी ट्राई कर लो। चाइना के पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ी फैक्ट्रीज है, दुनिया की फैक्ट्री है, उसकी ओवर कैपेसिटीज है। अब उस ओवर कैपेसिटीज के अंदर, सरप्लस कैपेसिटी के अंदर वो सस्ते सामान बना के दुनिया में झोंक देगा। जो सामान 2 रुपए के अंदर चाइना बेचता है, उसको हम 4 रुपए में बेचेंगे, तो हमें कौन खरीदेगा? हमें आप बताओ ना, हमारे यहां से कौन खरीदने वाला है? तो इंडिया उस लेवल पे चीप गुड्स इनोवेट करके बना ही नहीं सकता। हम बांग्लादेश से नहीं जीत पाए तो हम चाइना से क्या जीतेंगे? सोचने वाली बात है ना। इंडिया के आधे जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, वो हमारे यहाँ कपड़े नहीं बनवाते, वो बांग्लादेश में जाके कपड़े बनवाते हैं। तो रोजगार किसको मिलता है? उनको मिलता है ना। तो इंडिया के पास तो इनोवेशन भी नहीं है, इन्वेंशन भी नहीं है,
जो तिरुपुर एक था जहां 8 लाख लोग काम करते थे, वहां 4 लाख लोग काम करते हैं, वहां के जॉब भी चले गए, बांग्लादेश चले गए सब जॉब्स। तो गवर्नमेंट से एक बात इकोनॉमिक सर्वे ने मान लिया कि भैया इंडस्ट्री जॉब नहीं दे रही है, सिर्फ 11 से 12% परमानेंट जॉब है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़ के आसपास है। और फिर अब एग्रीकल्चर में वापस आ जाते हैं, बैक टू स्क्वायर वन, कि भैया वही हमारा तारनहार है, वही हमको खाना खिलाएगा, वही हमको जॉब देगा, बाकी तो कोई बचा नहीं यहां पर। दैट इज द बिटर ट्रुथ ऑफ दिस इकोनॉमिक सर्वे। गवर्नमेंट चाहती कि हम एग्रीकल्चर का टेक्सचर चेंज कर दें। अरे मूर्ख लोग हैं, एयर कंडीशन में बैठ के इनको पता खेत क्या होते हैं, इन्हें पता कि सर्दी गर्मी बरसात में विभीषिकाओं को सहते हुए किसान बेचारा कैसे अपना क्या कहते हैं अन्न उपजाता है, इन्हें नहीं पता। स्ट्रेंज है ना। जो एग्रीकल्चर कोलैप्स हो रही है उसको ये बेसिकली ग्रोथ इंजन बनाना चाहते हैं, और फिर एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम वापस लेके आते हैं, एक दूसरा धोखा माया जाल। सोशल सिक्योरिटी और परमानेंसी जॉब्स में नहीं है, ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है। इन एक्चुअलिटी बेरोजगारी का सबसे बड़ा खलनायक ये इकोनॉमिक सर्वे एक तरह से कहता है कि सरकार खुद है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप खुद सोचिए कि जिस चीज की जरूरत थी वो यहां पर नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरत थी जॉब ऑडिट की, कि भाई अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर डाला तो कितने जॉब क्रिएट किए, परमानेंट जॉब। गवर्नमेंट के परमानेंट जॉब कितने, इकोनॉमिक सर्वे कहता है 0, सब टेम्पररी जॉब्स हैं। प्राइवेट कैपेक्स जो भी जॉब क्रिएट होते हैं, रियल एस्टेट की जॉब हो रहे हैं अधिकतर, 0 क्रिएशन ऑफ द जॉब्स। सरकार कहती है कि 80 लाख नए जॉब्स चाहिए हर साल 2047 तक, 80 लाख, लेकिन नॉन एग्रीकल्चर होने चाहिए, यानी कि एग्रीकल्चर से बाहर आने चाहिए। एक और माया जाल, भैया अभी तो पिछले पेज तक आप कह रहे थे इकोनॉमिक के सर्वे के कि एग्रीकल्चर भी ग्रोथ इंजन, अब कहते हो कि इनसे तो कोई उम्मीद है नहीं, फिर कहते हैं यही 80 लाख नए जॉब पैदा करेंगे हर साल। कहां से पैदा करेंगे भैया? 11 करोड़ तो टोटल गवर्नमेंट के और प्राइवेट मिला के जॉब्स हैं, कहां से पैदा करेंगे? ये कड़वा सच, कड़वा घूंट जो इकोनॉमिक सर्वे आपको पिलाता है, लेकिन बजट कुछ और कहानी कहता है। वही बाबू वहां पलटी मार जाते हैं और हिंदुस्तान की रोजी पिक्चर दिखाते हैं, और वही बाबू इकोनॉमिक सर्वे लिखते टाइम आपके सामने वो कड़वी पिक्चर सामने रखते हैं, वो कड़वा सच सामने रखते हैं, जिसे शायद सहन करने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है, बोलने की हिम्मत किसी की नहीं है। जो ये कहते हैं कि इंडस्ट्री जॉब नहीं दे रही है, सर्विसेज जॉब नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जॉब नहीं दे रहा है, तो जॉब देगा कौन फिर? मुद्रा लोन्स एक और माया जाल। 50,000 रुपए के अंदर सरकार चाहती कि अडानी और अंबानी बन जाए शिशु लोन के द्वारा। क्या कहा जाए? तभी तो मैंने कहा था चलिए आज मोदी सरकार के एक और झूठ से पर्दा हटाएं, कि जो सरकार ने आपके सामने पेश किया इससे बड़ा कोई झूठ नहीं, इससे बड़ी कोई मक्कारी नहीं, इससे बड़ी कोई ठगी नहीं। सरकार को आपको कुछ नहीं देना, और गलती से अगर आपने 2 पैसे कमा लिए तो सरकार का काम लूट खसोट करके आपसे उसको छीन लेना है। तभी सरकार के खजाने भर जाते हैं, और वही 5 रुपए का बिस्कुट पैकेट अब 10 रुपए का हो गया, और सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। देखो पिछले 5-6 सालों के अंदर मेरा जीएसटी जो 1 लाख करोड़ था, अब 2 लाख करोड़ पर मंथ पे आ गया। बस यही तो नहीं देखा, बिस्कुट पैकेट तो वही था, बिस्कुट पैकेट वही था 5 रुपए का जिसके ऊपर जीएसटी देते थे, वही पैकेट अब 10 रुपए का हो गया 5 साल में, और उसके ऊपर डबल जीएसटी हो गया है। चीज तो वही बिक रही है, बस हमारी प्राइवेट कंजप्शन नहीं बढ़ रही है। हम एक बिस्कुट पैकेट की जगह आज तक दूसरा बिस्कुट पैकेट नहीं खरीद पाए। यह भी दूसरा कड़वा सच है। आपकी जेब से एक्स्ट्रा पैसे निकाले जा रहे हैं। इन 5 सालों में जीएसटी डबल हो गया, क्या आपकी इनकम डबल हुई? नहीं। क्या डॉक्टर के खर्च बढ़े? बढ़े। दवाइयों के खर्च बढ़े? बढ़े। क्या आपके स्कूल बच्चों की फीस बढ़ी? बढ़ी। क्या उनके स्कूल के बस की फीस बढ़ी? बढ़ी। क्या आपके हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे बढ़े? बढ़े। सब्जी के दाम बढ़े? बढ़े। किसका दाम नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा तो आपकी और मेरी कीमत नहीं बढ़ी, आपकी और मेरी कीमत घटी। हमारे जॉब्स के जो वेजेस मिलते थे वो वहीं के वहीं है। गरीबी में हिंदुस्तान था, गरीबी में हिंदुस्तान है। सिर्फ 6.66 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे हैं, 6.66 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनकी इनकम 20,000 रुपए महीने से ज्यादा है। सिर्फ 6.66 करोड़ 140 करोड़ में से। ये दूसरा कड़वा सच है।
क्या कहूं मैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ बने रहने के लिए।